आइए अब हम लोग जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा पार्ट भी देखते हैं। पहले पार्ट में हम लोग ने अपलेशन पर्वत श्रेणी और रॉकीज पर्वतमाला के बारे में देखा। अमेरिका के कुछ उसके सीमाओं के क्षेत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोगों ने देखा था। और इस द्वितीय पार्ट में या सेकंड पार्ट में हम लोग जो है इसमें मध्यवर्ती मैदान के बारे में, झील क्षेत्र के बारे में, कृषि के बारे में और जो नदियों से क्वेश्चन बनते हैं इनको हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग मध्यवर्ती मैदान में आते हैं तो नक्शे में आप लोग अपना मैप खोल लें और मैप खोल के अगर देखेंगे तो समझ में भी आसानी से आएगा। भूगोल जब भी इसका भूगोल का अध्ययन करें तो बिना नक्शे के कभी भी पढ़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि भूगोल एक कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार इसे आप समझ गए तो निश्चित ही आपको जो है ये कभी भूलेगा नहीं है। वो पूरी तरह से ये मैथ टाइप का है, क्योंकि अमेरिका का जो स्थान है वो अमेरिका ही रहेगा, वो कभी जिसे कहते हैं रूस या ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। तो एक बार अगर जो है आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो दोबारा फिर किताब में हल्का सा रिवीजन करके भी आप इस पे एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम मध्यवर्ती मैदान की बात करते हैं तो जहाँ पूर्वी हिस्से में अपलेशन पर्वतमाला और यहाँ पे आपका रॉकीज पर्वतमाला, जिसे हम लोग पश्चिम कार्डेल्ला भी कहते हैं, तो इन क्षेत्रों में पश्चिम कार्डेल्ला का रॉकीज पर्वत एक भाग है। तो अगर देखा जाए तो सही शब्द तो यही है, इसे पश्चिम कार्डेल्ला कहते हैं, लेकिन इसे रॉकीज पर्वतमाला बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा एक तिहाई हिस्सा रॉकीज पर्वतमाला या पश्चिम कार्डेल्ला का क्षेत्र और यहाँ पे अपलेशन का क्षेत्र है, लेकिन बीच का जो हिस्सा है इसे हम लोग मध्यवर्ती मैदान के नाम से भी जानते हैं। मध्यवर्ती मैदान का थोड़ा सा जो प्रचलित नाम है, जो लोग गहराई से नहीं पढ़े रहते हैं उसे वो लोग प्रेरी का मैदान कह देते हैं। तो प्रेरी का मैदान गेहूं का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे गेहूं के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो मैदान से जो इस तरह से आते हैं जैसे प्रेरी का मैदान, तो मैदान से भी आपके 4-5 प्रश्न बनते हैं। अब क्योंकि नाम आ गया है तो बता दे रहा हूँ इस चीज़ को भी, इसे भी आप लोग नोट कर लें कि अमेरिका में आपका प्रेरी का मैदान है। जब आप इसी चीज़ को जो है आप ब्राज़ील में आते हैं तो वहाँ पे आपका कंपास का मैदान आता है, और जब अर्जेंटीना में आते हैं तो वहाँ पंपास का मैदान होता है। वेनेजुएला में आते हैं तो वहाँ पे लानोस का मैदान होता है। जब हम लोग यूरेशिया वाले क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पे स्टेपीज़ होता है। जब हम लोग दक्षिण अफ्रीका में आते हैं वहाँ वेल्ड होता है, और जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो वहाँ पे डाउन्स होता है। तो ये कुछ मैदान से हैं, इस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा और जो हल्के इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कवर करने का प्रयास आगे किया जाएगा। अब ये चर्चा में आया था तो नाम ले लिया गया है। आते हैं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र ये बना कैसे? जिस समय ये आपका जो रॉकीज पर्वतमाला वाला क्षेत्र है और जो अपलेशन का क्षेत्र है, इनका जब अपरदन होता है तो अपरदन के फलस्वरूप वहाँ का जो अपरदनात्मक पदार्थ होता है उसका सेडिमेंटेशन होता है, अवसादीकरण होता है। तो क्योंकि ये जो मध्यवर्ती का मैदानी क्षेत्र है ये एक छिछला समुद्र था पहले, तो यहाँ पे हिमानी जलोढ़ निक्षेप हुआ, और जब यहाँ पे दोनों पर्वतों से जब मिट्टियाँ कट कट के आकर और वहाँ पे जब भरने लगी, जब वो भरा तो उसका उत्थान हुआ, वो ऊपर की ओर उठा, और इस प्रकार से ये आपका मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हो गया। तो जो मध्यवर्ती मैदान का जब निर्माण हुआ, क्योंकि ये अपरदन या सेडिमेंटेशन के फलस्वरूप जो है, सेडिमेंटेशन के द्वारा जिसे कहते हैं कि अवसादीकरण हुआ और इस प्रकार से मैदान बना, तो ये परत दर परत बना। एक परत बना, उसके बाद दूसरा परत बना, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो क्योंकि ये अवसादीकरण था तो ये अवसादी चट्टान से बना है, और अवसादी चट्टानें जब भी बनती हैं तो परत दर परत बनती हैं, इसीलिए इनको परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो चट्टान के चैप्टर में जब आप लोग आते हो तो वहाँ पे चट्टानों के जब प्रकार देखते हैं तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो अवसादी चट्टान को ही हम लोग परतदार चट्टान कहते हैं। और जब भी परतदार चट्टानें होती हैं तो मोस्टली जिसे कहते हैं परतदार चट्टानों में ही कहीं ना कहीं पेट्रोल और प्राकृतिक गैस वगैरह भी मिलते हैं। तो ये जो आपका मध्यवर्ती मैदान है, ये जो परतदार चट्टान का क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला और पेट्रोल के जबरदस्त भंडार हैं। तो कोयला और पेट्रोल का जबरदस्त भंडार होने की वजह से यह क्षेत्र बहुत ही संपन्न है। एक तो कृषि में भी संपन्न है और दूसरा खनिज संपदा में भी इसमें कोयला पेट्रोल का विशेष रूप से नाम लिया जा सकता है। ये जो आपका मध्यवर्ती मैदान है, इस मैदान के 4 पार्ट किए गए हैं, और जो 4 पार्ट किए गए हैं इन चारों के जो आपके नाम हैं, मैकेंजी नदी घाटी बेसिन, कनाडा का प्रेरी प्रदेश, अमेरिका का उच्च मैदानी प्रदेश और मिसिसिपी बेसिन। तो ये 4, मैकेंजी का जो क्षेत्र होता है ये आपका कनाडा की तरफ आता है। कनाडा का प्रेरी प्रदेश जो आपका रहता है ये नीचे, प्रेरी प्रदेश का कुछ हिस्सा आपके कनाडा में है और कुछ हिस्सा आपके अमेरिका में है। यहाँ पे जो बात कनाडा की, तो कनाडा के प्रेरी वाले प्रदेश की बात की जा रही है। बाद में अमेरिका का उच्च मैदानी क्षेत्र आता है और एक मिसिसिपी बेसिन आता है जो आपके यूएसए के मतलब अमेरिका के एकदम दक्षिण वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे मिसिसिपी नदी है जो मैक्सिको की खाड़ी के ठीक ऊपर,
तो वो वाला क्षेत्र जो होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मिसिसिपी बेसिन बोलते हैं। मिसिसिपी नदी से भी 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहली बात तो ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, 4120 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग लिखा हो सकता है, तो लंबाई से क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। आप इसे बस ये जानिए कि सबसे लंबी नदी है, लेकिन जब ये मिसौरी के साथ मिलती है, मिसौरी इसकी सहायक नदी है, और जब मिसौरी से मिलती है तो इसकी जो लंबाई हो जाती है 6640 किलोमीटर के करीब हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका मिसिसिपी मिसौरी एक पूरा क्षेत्र बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नदी तंत्र ये बनाता है। तो इनसे भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बन रहे हैं। तो इसके बाद जो मध्यवर्ती मैदान का हम लोग 2 पार्ट करते हैं। अब मध्यवर्ती मैदान का जब 2 भाग किया था, तो इसका एक पूर्वी हिस्सा है, एक पश्चिमी हिस्सा है। जब मध्यवर्ती मैदान का जो पश्चिमी वाला हिस्सा रहता है, तो पश्चिम का हिस्सा इसका जल और वायु के अपर्दन से, जल का भी बहुत ज्यादा अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन हुआ है और वायु द्वारा भी बहुत अपर्दन हुआ है। तो जल और वायु के द्वारा अपर्दन से ये बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है। एक तो आपके राखी पर्वतमाला से लगा हुआ है, तो ये एकदम कटाफटाटट है। तो एक ये प्रश्न बन सकता है कि मध्यवर्ती अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये इसका काफी अपर्दन हो गया है। तो इस प्रश्न पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कथन कारण में ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन जो इसका पूर्वी भाग होता है, पूर्वी भाग में इसमें मिश्रित कृषि होती है। यहाँ पे मिश्रित कृषि का कभी कभी पूछ लेता है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो जब पशुपालन और खेती साथ साथ की जाती है, तो ऐसी चीज को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन और खेती दोनों साथ साथ की जाती है, तो ये आपका मिश्रित खेती वाला क्षेत्र है। तो आपका पूर्वी हिस्सा मिश्रित खेती का क्षेत्र है, लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा इसका रहता है मैदान का, ये आपके जल और वायु के अपर्दन से काफी प्रभावित क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीचे जब हम लोग आते हैं, तो ये जो मिसिसिपी के बेसिन है, ये मिसिसिपी के बेसिन ये एक निम्न भूमि का क्षेत्र है। तो निम्न भूमि का जो क्षेत्र है, लेकिन इस मिसिसिपी वाले बेसिन में यहाँ पे कॉफी की पैदावार होती है, मतलब कॉफी की खेती होती है। तो कॉफी से एक क्वेश्चन बनता है कि मिसिसिपी की घाटी में किसके लिए फेमस है, तो गेहूं के साथ साथ जैसे कहते हैं कॉफी के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पे जो है जो कपास होता है, कॉफी का जो क्षेत्र है, इस कॉफी के क्षेत्र के जस्ट ऊपर कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि अमेरिका के उत्तर में, मध्य में और दक्षिण में किसकी खेती होती है। तो इसका जो क्रम है आप देख लीजिएगा, सबसे ऊपर में मकई है, फिर गेहूं है, फिर कपास है। ये 3 चीज की खेती होती है। तो सबसे पहले आपका जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मक्के की खेती जबरदस्त रूप से होती है, जो आपका झील प्रदेश है, इसके पश्चिम का क्षेत्र। तो पश्चिम के क्षेत्र में आपका मकई का जबरदस्त होता है। पर इस पश्चिम वाले क्षेत्र के जब नीचे आते हैं, मध्य वाले क्षेत्र में, यहाँ पे गेहूं की जबरदस्त पैदावार होती है। एक प्रश्न आपका बनता है कि अमेरिका में चिनूक पौने कहाँ बहती हैं। आप कहते हैं कि ये रॉकीज पर्वतमाला पे जो है चिनूक पौने वहां से उतरती है नीचे की ओर, क्योंकि ये जो मध्यवर्ती अमेरिका का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, ये साल भर बर्फ से जमा रहता है। तो यहाँ पे जब ये चिनूक पौने उतरती हैं, तो चिनूक पौने जब उतरती हैं तो इनके बर्फ को जिसे कहते हैं वो पिघला देती हैं। तो बर्फ को पिघला देती हैं, इसीलिए चिनूक पौन को हम लोग हिमबच्छी पौन के नाम से भी जानते हैं। तो जब चिनूक पौने इसको पिघला देती हैं, तो उस कालखंड में यहाँ पे गेहूं की जबरदस्त पैदावार होती है, और इसीलिए गेहूं का बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे गेहूं के क्षेत्र के जस्ट नीचे जब हम आते हैं, तो यहाँ पे कपास का बेल्ट पाया जाता है। अब कपास के बेल्ट में हो सकता है एक क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाए, एक वाल्विविस नाम का कीड़ा होता है। तो ये कथन कारण में बन सकता है क्वेश्चन कि कपास की खेती को नुकसान करने वाला कीड़ा या उसको प्रभावित करने वाला कीड़ा कौन सा है। तो वाल्विविस किस खेती के लिए, किस खेती को प्रभावित करता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि कपास की जो खेती होती है, वाल्विविस नाम का एक कीड़ा होता है जो उसको प्रभावित करता है। उसे कहीं कहीं पे वाल्विविस लिखा रहता है, कहीं कहीं पे वाल्विविल लिखा रहता है। तो इसके प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, इसमें बहुत ज़्यादा बचने का प्रयास मत कीजिएगा। तो आप इतना ध्यान दें तो आपका काम यहाँ से भी चल जाएगा। अब जो इसमें अगला प्रश्न बनता है, कभी कभी घुमा देता है कि अमेरिका में और कनाडा में किस प्रकार की खेती होती है, या मैक्सिको में किस प्रकार की खेती होती है। तो उसमें नाम देता है पर्टिकुलर करके कि आपकी विस्तृत खेती, या इसे कहते हैं कि परंपरागत खेती। तो या ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि डेयरी फार्मिंग कहाँ होता है, ट्रक फार्मिंग कहाँ होता है, बागाती खेती कहाँ होती है। तो जब ऐसे प्रश्न पूछता है तो पर्टिकुलर नाम देके पूछ लेता है। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि जो कनाडा और अमेरिका में खेती होती है वो आपकी विस्तृत खेती होती है।
अब विस्तृत खेती का मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़े-बड़े फार्मों में की जाती है, बहुत बड़े-बड़े इसके प्लाट होते हैं, कई बीघे के प्लाट होते हैं, क्योंकि अपने बेल्ट में तो बीघा ही चलता है, तो आप इसे हेक्टेयर में जानिए कि ये कई बहुत बड़े हेक्टेयर के खेत होते हैं और वहाँ पे आधुनिक विधि से सारी खेती की जाती है। तो ऐसी खेती को हम किस नाम से जानते हैं? विस्तृत खेती। तो अमेरिका और कनाडा में क्योंकि खेत के प्लाट काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, तो ये यहाँ पे आपका विस्तृत खेती का रूप दिया जाता है। लेकिन जो आपका मैक्सिको है, मैक्सिको में आज भी परंपरागत खेती ही होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि परंपरागत खेती का क्षेत्र कौन सा है और ऑप्शन देगा, तो इस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन जो झील क्षेत्र हमारा है, झील क्षेत्र में डेयरी फार्मिंग होती है। अब डेयरी फार्मिंग कहाँ होगा? जहाँ पे डेयरी फार्मिंग का देखिए, एक तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा है तो खेती हो रही है, जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, जैसे आप तो जहाँ भी वर्षा की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक खेती के लिए पर्याप्त जल तो मिलेगा नहीं, तो लोग सिंचाई के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में जो घास के मैदान जहाँ होते हैं, तो क्योंकि वहाँ घास के मैदान रहेंगे तो वहाँ जानवर पाले जाते हैं, और जब जानवर पाले जाएंगे तो आपकी डेयरी फार्मिंग और मांस उद्योग और क्या नाम है ऊन उद्योग, तो ये आपका पनपता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति ही बता देती है कि किन क्षेत्रों में कौन सा उद्योग डेवलप होगा। जैसे आप अर्जेंटीना के क्षेत्र में आप चले आइए, तो अर्जेंटीना में वहाँ पे भेड़ का उत्पादन बहुत है, या आप ऑस्ट्रेलिया में आइए तो वहाँ भेड़ पालन जबरदस्त रूप से होता है। तो ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं है। अब वर्षा पर्याप्त नहीं है तो वहाँ घास के मैदान मिलते हैं, और जहाँ घास का मैदान मिलेगा, जब खेती नहीं होगी तो स्वाभाविक है वहाँ पे क्या होंगे? वहाँ पे पशुपालन होंगे, और जब पशुपालन होंगे तो वहाँ पे दुग्ध उत्पादन और आपके मांस उद्योग का विकास होगा, वहाँ चमड़ा उद्योग का विकास होगा। तो इस प्रकार से उन उद्योगों का विकास होता रहता है। तो ये पूछता है कि झील प्रदेश में कौन सी फार्मिंग होती है? डेयरी फार्मिंग होती है, ठीक है, दुग्ध से बने सामानों का वहाँ उत्पादन किया जाता है। लेकिन हाँ, ये जो डेयरी फार्मिंग आपके झील क्षेत्र के पास होता है, अगर इसके हम दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे मकई का भी बेल्ट है। अच्छा, यहाँ पे मकई जो होता है, आपने शिकागो का नाम सुना होगा, आगे चर्चा भी होगी। ये आपके मिशिगन एक झील है, तो मिशिगन झील के तट पर शिकागो आपका एक शहर है। शिकागो पूरी दुनिया में मांस की मंडी के लिए फेमस है। शिकागो में जो मांस का उत्पादन होता है वो डिब्बे में बंद करके पैक मांस, और अमेरिका से यूरोप तक उसकी सप्लाई होती है। यूरोप क्या और ही बाकी जगहों पर सप्लाई होती है। तो यहाँ पे ये पूरे विश्व में शिकागो जो है ये मांस की मंडी के लिए आपका फेमस है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मांस की मंडी के लिए कौन फेमस है? शिकागो। इसको ध्यान दीजिए। बाद में जो फ्लोरिडा ये जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ठीक है, ये जो मियामी है यहाँ पे, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप और ये कैलिफोर्निया का जो बेल्ट है, इन दो जगहों पर जिसे कहते हैं ट्रक फार्मिंग होती है। अब ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? जहाँ फल और सब्जी की खेती होती है। जहाँ फल सब्जी की खेती होती है उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रक से होता है, क्योंकि जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं और नाजुक भी होते हैं। तो इसीलिए इनको ट्रकों से आसानी से एक दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है, इसीलिए इस खेती का नाम ट्रक फार्मिंग कह देते हैं। बगल में ही आपका क्यूबा आता है। क्यूबा में जो है आपका गन्ना और उच्च कोटि का तंबाकू भी यहाँ होता है। तो खैर क्यूबा जो है ये चीनी उद्योग के लिए फेमस है, ये तो दुनिया जानती है। आप लोग भी जान रहे होंगे कि ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है कि हाँ क्यूबा किसके लिए, चीनी का कटोरा कौन है? वो क्यूबा है। लेकिन आप एक नई बात जानिए यहाँ पर कि यहाँ पे उच्च कोटि का जो है तंबाकू भी होता है, और उस तंबाकू का जो प्रयोग होता है वो हवाना सिगार, एक हवाना सिगार वहाँ की बड़ी फेमस सिगार है, उस सिगार में हम इस तंबाकू का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक प्रश्न पूछा सकता है कि अगर गन्ना ऑप्शन नहीं रहेगा तो हो सकता है तंबाकू ऑप्शन में रहे, या ये भी पूछ सकता है किस सिगार के लिए, हवाना सिगार के लिए उसका प्रयोग करते हैं। बगल में जब जमैका आता है तो जमैका में जो है ये आपका जो है केले के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। तो जमैका जो है ये केले का यहाँ पे जबरदस्त उत्पादन होता है। और जब हम मध्य अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पे बागाती खेती होती है। बागाती खेती किसे कहते हैं? जिसे बहुत बड़े बाग बना के, जैसे केला हो गया, केला हो गया, रबर हो गया, कोको का कहवा हो गया, तो ये चाय हो गया। तो जब बड़े बड़े बागानों में हम इसकी खेती करते हैं तो ऐसी खेती को बागाती खेती कहते हैं। और एक बार बोने के बाद हम इसे कई सालों तक हम इससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो बागाती खेती आपके ये मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में यहाँ पर भी संपन्न की जाती है। अब इसी में रेड नदी की घाटी एक जो रहती है वहाँ गेहूं के उत्पादन के लिए ये विशेष रूप से फेमस है। तो ये एक मोटा क्वेश्चन है जिसे अगर आप ध्यान देते हैं खेती के मामले में कि विस्तृत खेती क्या है, परंपरागत खेती क्या है, डेयरी फार्मिंग कहाँ होती है, ट्रक फार्मिंग कहाँ होती है, बागाती कृषि कहाँ होती है, रेड घाटी कहाँ पर है, तो ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आगे पीछे आए हुए हैं, इनको नोट करेंगे और ध्यान देंगे। आते हैं झील प्रदेश में।
अमेरिका का जो मध्यवर्ती मैदान है, जब इसके उत्तर पूर्व में आते हैं तो यहाँ पे अमेरिका में 5 तरह की झीलें आपकी रहती हैं। तो ये 5 झीलें हैं, इन्हें हम जाए तो इसमें सुपीरियर है, हुरन है, मिशिगन है, एरी है, ओंटारियो है। ये जो 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों से भी आपके एग्जाम में, और सारी झीलों को क्या किया गया है, इंटरकनेक्टेड कर दिया गया है, एक दूसरे से मिला दिए हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छे से परिवहन के रूप में इसका उपयोग करता है, और उसे सेंट लॉरेंस की नदी से भी इसको जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से जो आपका सुपीरियन, हुरन, मिशिगन, एरी, ओंटारियो और सेंट लॉरेंस, तो ये बहुत बड़े कई 100 किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर कर लेता है। तो ये परिवहन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके एग्जाम में इन झील क्षेत्रों में कौन कौन सी झीलों के तट पे कौन कौन सा नगर है, नक्शे में आप देखिए, अगर नक्शा रखे हैं सामने तो आप उसे खोल लीजिए और सुपीरियन झील को देखिए। सुपीरियन झील के एकदम नीचे के पोर्शन पे आइए, वहां दुलुत एक क्षेत्र है। तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है दुलुट को, कि दुलुट किस झील क्षेत्र में है, तो ये सुपीरियन झील क्षेत्र में है। जब हम आते हैं यहाँ पे मिशिगन झील क्षेत्र में, तो यहाँ मिल्वाकी, शिकागो, गैरी, ये तीनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि ये किस नदी के किस झील के तट पे हैं, जिसमें से शिकागो तो कई बार पूछा गया है। ये शिकागो मांस की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन जब हम एरी पे आते हैं तो एरी पे डेट्राइट और बफेलो, ये बहुत पूछा है। डेट्राइट पूरी दुनिया में आपके ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, दोपहिया चरपहिया वाहन के लिए इसे जाना जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बफेलो से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लीवलैंड, टोलेडो, इनको ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि इसके तट पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इन सबको भी ध्यान में रखे रहिएगा। ओंटारियो में आपके 2 नगर आते हैं, टोरंटो और हैमिल्टन। ये दोनों भी आपके पूछे गए हैं कि ये किस नदी के किस झील के तट पर हैं, तो टोरंटो, हैमिल्टन जो है ओंटारियो झील के तट पर हैं। तो इनसे बाद में जो झीलें जोड़ी गई हैं, ये झीलों 2 झीलों को, जो झीलें कुछ नहरें उनको जो जोड़ती हैं, उन नहरों के नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान दीजिएगा। जो सुपीरियन और हुरन झील है, इसके बीच में सू नहर है, लेकिन जब हम एरी और ओंटारियो कहते हैं तो इसके बीच में वेलेंट नहर है। तो सू नहर और वेलेंट नहर, ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी हालांकि ऐसा क्वेश्चन विषय में तो आता है, क्योंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी जाते हैं तो वो लगभग पकड़ में आ जाता है, लेकिन जिनका विषय का क्वेश्चन होता है तो कभी कभी उसमें कुछ क्वेश्चन बड़े अजीब गरीब आ जाते हैं। जैसे इन 5 झील क्षेत्रों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है। जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो एक बार खुद को भी गेस नहीं कर मिलता कि किस तरह से किया जाए। तो एक बार अगर निगाह में आप इसे रख लेंगे और नक्शा देख के अगर पढ़ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर जिनका अवरोही क्रम है, इसमें सुपीरियन झील, हुरन झील, मिशिगन, एरी और ओंटारियो, ये इसका क्रम आता है। कभी भी सुपीरियर के बाद मिशिगन मत लाइएगा, मिशिगन का लंबाई नीचे ज्यादा है, ठीक है। एक बार तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण की ओर कौन सी झील है, तो ऐसे में क्या है कि वो आपका मिशिगन झील ही पड़ता है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि सुपीरियर के बाद हुरन आएगा तब मिशिगन आएगा, और लास्ट में एरी है और ओंटारियो है। ये 5 झीलों का क्रम है। यदि इन झीलों के अतिरिक्त भी आपके कनाडा में कुछ ऐसी झीलें हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर, जैसे ग्रेट स्लैब झील, ग्रेट बियर झील, अथाबास्का झील, विनिपेग, तो इन झीलों को भी नक्शे में देखिएगा। जब आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे ये सारा आपको दिखेगा, ठीक है। जब आप बैफिन देख के दक्षिण में आप आएंगे तो यहाँ पे सारी झील, इसके बीच में भी कनाडा के बीचों बीच में जब आएंगे उत्तर से दक्षिण में, ये जो आपका ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेब झील है, ठीक है, विनिपेग झील है, इनका कभी कभी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लेता है। तो एक बार इस कनाडा के बीच में जो झीलें हैं हम लोग इनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। और कनाडा के इस क्षेत्र में जो बीच बीच में आपके कुछ द्वीप हैं, जैसे एग्जांपल आपके बैफिन द्वीप, जरा इसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बजाया है। वैक्स द्वीप आप इसे देख लीजिएगा, विक्टोरिया द्वीप आप इसे देख लीजिएगा। तो ये सब ऐसे द्वीप हैं और ऐसे कुछ झीलें हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पूरा आपका उत्तरी अमेरिका है, ये कनाडियन शील्ड था जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है। अब इसमें जो है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैदानी है, पर्वतीय है, कोस्टल एरियाज, लगभग सारे प्रकार की स्थलाकृतियाँ इस महाद्वीप में देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें झीलों का भी विकास हुआ है, नदियों का भी विकास हुआ है, झरनों का भी विकास हुआ है। कभी कभी आपके एग्जाम में कभी कभी क्या अक्सर ये पूछा जाता है कौन सी नदी कहाँ गिरती है। तो जब इस तरह के प्रश्न में हम लोग आते हैं तो सबसे पहले आप एक योकन नदी आती है,
पहले वीडियो में हमने बताया था कि अलास्का के क्षेत्र में यूकन नदी है। यूकन नदी आपके बेरिंग सागर में गिरता है। जब आप मिसिसिपी में आते हैं तो मिसिसिपी आपके नीचे है, ये आपके मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। तो मिसिसिपी में अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा और गहराई से पूछता है, कहता है मिसिसिपी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। तो ये वर्ल्ड फुट डेल्टा बनाती है, मतलब पक्षी का जो पंजा होता है उस पंजे के आकार का डेल्टा बनाता है। तो पक्षी पंजा आकार डेल्टा कौन बनाता है? ये मिसिसिपी बनाता है ये। लेकिन अगर कभी घुमाता है क्वेश्चन कि मिसिसिपी की घाटी में किस प्रकार की खेती होती है, तो कपास की खेती होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे भी इससे पहले हम इस चीज को आपको बताए हैं अभी जस्ट ही। रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे को आप देखिएगा, ये कपास का क्षेत्र है, ये भी आपके मैक्सिको की खाड़ी में ही गिरता है। रियो ग्रांडे अमेरिका और मैक्सिको की सीमा के पास बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनाता है, जब यहां से कुछ नदियों का क्रम लेता है, जिसमें मिसिसिपी है, रेड नदी है, रियो ग्रांडे है, कोलोराडो है, इनका पूरब से पश्चिम क्रम पूछ सकता है। तो इनका एक बार क्रम देख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जब हम जो है सेंट लॉरेंस नदी आते हैं, ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। जब आप इस स्थान पे आएंगे, जो आपका झील क्षेत्र है उसके आगे निकलेंगे, जो मॉन्ट्रियल जहां है आप उसके पास जाइएगा तो वहां देखेंगे, नक्शा खोलें तो आपको, मैं बोल रहा हूं आप देखते रहें उस नक्शे को खोल के, तो आपको स्थान आसानी से दिख जाएगा। तो सेंट लॉरेंस क्षेत्र जो है, सेंट लॉरेंस, ये अटलांटिक महासागर में नदी गिरती है और यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात बहुत फेमस है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, ये सेंट लॉरेंस नदी पर ही है और ये आपके अटलांटिक महासागर में गिरती है। और बाद में एक नदी और अक्सर पूछ लेता है, ओहियो किसकी सहायक है? तो ओहियो जो है ये टेनेसी नदी की जो है सहायक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये दो नदियों की चर्चा इससे पहले वीडियो में मैंने किया था, इसमें आपके कोलंबिया और कोलोराडो है, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा कि जो कोलंबिया है ये आपके यहाँ पे, ये कोलंबिया ये आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में यहाँ गिरता है, और जो आपका कोलोराडो है ये कैलिफोर्निया की घाटी में गिरती है। कैलिफोर्निया क्षेत्र बड़ा फेमस है, इसको एक बार फिर मेरे भी इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था, लेकिन चर्चा आज फिर कर रहा हूं। कैलिफोर्निया में यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता होती है? यहाँ पे ठंडक में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल इसका ठंडक की अपेक्षा कम बारिश प्राप्त करता है। यहाँ रसीले फल की खेती होती है और रसीले फल की खेती होती है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रक फार्मिंग भी होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन को रिलेट करता हुआ है, इनको भी हम लोग ध्यान देंगे। तो लगभग अगर आप इतने विषयों पे अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आपका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। खनिज पदार्थ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, तो खनिज पदार्थ में आप लोग बहुत ज़्यादा बचने का प्रयास मत करिएगा। खनिज पदार्थ को आप बुक से सरसे निगाह से पढ़िए। और अभी वीडियो के लास्ट में जो है मैं आपको एक ग्राफ दूंगा, उस ग्राफ में कौन कौन से खनिज किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं, आप केवल उन स्थानों को, क्योंकि वहाँ उन्हें रटना ही होता है, तो आप अगर उसे एक बार देख लेंगे तो वह आप कुल मिला के 16-17 स्थान हैं, अगर उनको जहन में हम रख लेते हैं तो निश्चित ही हमारे क्वेश्चन, चाहे वो खनिज से हैं, चाहे कृषि से हैं, चाहे झील क्षेत्र से हैं, चाहे मैदान से हैं, निश्चित ही हम गलत नहीं होंगे। एक अच्छी तैयारी अगर आप करते हैं तो सफलता आपके कदम छूलेगी।